हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लीज अकाउंटिंग का टॉपिक ऑपरेटिंग लीज। और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से एक जो लेसी होता है वो अपनी बुक्स में ऑपरेटिंग लीज को रिकॉर्ड करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए, जो ऑपरेटिंग लीज होता है वो एक तरीके का नॉर्मल रेंट अग्रीमेंट होता है, जिस तरीके से हम लोग लैंड या बिल्डिंग को रेंट पे लेते हैं। सिमिलरली अगर आप कोई मशीन या ट्रक्स वगैरह कोई और एसेट को आप रेंट पे लेते हैं तो हम लंबे समय के लिए रेंट पे लेते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ कुछ महीनों के लिए या कुछ दिन के लिए किसी एसेट को हमने रेंट पे लिया है, लेकिन हमने एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, तो हम वहाँ पे लीज वर्ड यूज़ करते हैं कि हमने आपकी एसेट को लीज पे लिया है फॉर दिस टाइम पीरियड। अब ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है कि जो भी लीज पेमेंट्स हम पे कर रहे हैं वो भी एक तरीके का रेंट ही तो है। क्या है वो लीज? रेंटल्स का मतलब क्या होता है कि हम एक रेंट पे कर रहे हैं। तो जो भी लेसी होता है, यानी कि जिसने उस एसेट को किराए पे लिया है, लीज पे लिया है, वो क्या पे करता है? वो एक लीज रेंटल्स पे करता है, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं नॉर्मल की एक रेंट पे करता है। तो जिस तरीके से हम लोग एक नॉर्मल रेंट की एंट्री करते हैं कि हम उसे कहाँ शो करते हैं? P&L अकाउंट में शो करते हैं, डेबिट साइड पर। सिमिलरली लेसी भी क्या करेगा? अपनी बुक्स में इस रेंट को कहाँ पे शो करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड पे शो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एसेट की ओनरशिप को परचेज नहीं किया। अब ये जो ट्रक मैंने परचेज किया है, अब ये ट्रक मैंने परचेज तो नहीं किया ना, मैंने इसको क्या लिया? एक रेंट पे तो लिया है। क्या मैं इसकी ओनर बन गई? नहीं, मैंने तो सिर्फ इसका किराया डिसाइड किया है कि सर मैं इतना इसका रेंट पे कर सकती हूँ और मुझे 5 साल के लिए ये जो ट्रक है मुझे लीज पे चाहिए। तो मैं एक तरीके से इसकी सिर्फ रेंटल्स पे कर रही हूँ, और इसलिए जब हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे तो इसको हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे दिखा देंगे, जैसे कि हमारा एक नॉर्मल रेंट की ट्रांजेक्शन होती है। अब देखते हैं कि लेसी जो है वो अपनी बुक्स में कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करता है। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं फॉर रिकॉर्डिंग रेंट एक्सपेंस। यानी कि जब वो रेंट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेगा तो वो क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा? तो जब भी हमें पता है कि रेंट क्या है, एक तरीके का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डेबिट किसको कर देंगे? रेंट एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अगर आप एक नॉर्मल रेंट की बात करते हैं तो भी तो वो डेबिट होता है ना, रेंट अकाउंट डेबिट। तो सिमिलरली अगर आप लीज पे, अगर आपने ऑपरेटिंग लीज पे कोई रेंट पे किया है तो वो भी डेबिट हो जाएगा। और ये अगर हम इसकी पेमेंट कर देते तो क्या हो जाता? बैंक अकाउंट। लेकिन अभी हमने पेमेंट तो नहीं किया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अभी हम इसको ड्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसलिए लिख देंगे लेसर का अकाउंट, क्योंकि अभी तक हमने लेसर को पेमेंट नहीं किया। तो हमने बोला कि सर आपको रेंट पे करना है, तो रेंट ड्यू की एंट्री हो गई है, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट। इसके बाद जब हमारी ड्यू डेट आ जाएगी तो हम लेसर को पेमेंट कर देंगे उसका उसका रेंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ऑन मेकिंग पेमेंट ऑफ लीज रेंट। तो लेसर अकाउंट डेबिट, तो जो भी हमारा रेंट था वो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारा जो रेंट होता है वो किससे पे होगा? बैंक से पे होगा। तो जो भी लेसर को हमने यहाँ पे पेमेंट ड्यू किया था उसकी पेमेंट की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। थर्ड एंट्री हो जाएगी कि एट द एंड ऑफ द ईयर। अब देखो, यहाँ पे तो हमारी जो ड्यू डेट थी हमने उस पर लीज रेंटल पे कर दिया होगा। हो सकता है ईयर के बिगनिंग में पे किया हो, मिड में पे किया हो, या क्वार्टर में पे किया हो। अब जब हमारा ईयर एंड हो जाता है तो जो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनको हमें क्लोज करना पड़ता है। तो रेंट क्या है? रेंट एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है, तो हमें इसे अपनी बुक्स में क्लोज करना पड़ेगा। नॉमिनल अकाउंट को आप अपनी बुक्स में ओपन नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो जो भी हमारा रेंट एक्सपेंस अकाउंट था हमें उसको क्लोज करना पड़ेगा बाय ट्रांसफरिंग दिस अकाउंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो P&L के डेबिट में आ जाएगा टू रेंट एक्सपेंस अकाउंट। तो जो ऑपरेटिंग लीज है उसमें वो सिर्फ ये 3 एंट्रीज को ही रिकॉर्ड की जाएंगी, और ऑपरेटिंग लीज की ट्रांजेक्शन लेसी की बुक्स में कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि मैम यहाँ पे हमें किस अमाउंट से जो है वो रेंट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि जो रेंट अकाउंट एक्सपेंस यहाँ पे होगा उसी की पेमेंट यहाँ पे होगी और वही अमाउंट हमारा P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो दिस इज़ द वेरी बिगेस्ट क्वेश्चन इन दिस कि हम लीज रेंट अकाउंट को जो है रेंट एक्सपेंस अकाउंट को हमें कौन से अमाउंट पर रिकॉर्ड करना है। तो चलिए वो देखते हैं। अब देखिए, इसको समझने के लिए यहाँ पे मैं आपके साथ इलस्ट्रेशन नंबर 4 डिस्कस कर रही हूँ, जहाँ पे गिवन है कि एक्स लिमिटेड जो है उसने एक मशीन को लीज पे लिया है वाई लिमिटेड से। तो यानी कि लेसर हो गया और एक्स लिमिटेड हमारा लेसी हो गया। उसने बोला कि मुझे 3 साल के लिए ऑपरेटिंग लीज पे आपकी एसेट जो है वो लीज पे चाहिए, और जो एस्टिमेटेड आउटपुट है मुझे लगता है कि आपकी मशीन को यूज़ करके मैं पहले साल में 10,000 की प्रोडक्शन कर सकता हूँ,
दूसरे साल में 20,000 की और तीसरे साल में 40,000 की प्रोडक्शन हो सकती है। उसने बोला कि मैं आपको लीज पेमेंट्स दूंगा 15,000 रुपीज़ फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में मैं आपको 20,000 दूंगा और थर्ड ईयर में मैं आपको 35,000 रुपीज़ एज लीज रेंटल्स पे करूंगा। हमें क्वेश्चन ने डिमांड किया है कि आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है इन दी बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, और एक्स लिमिटेड हमारा लेसी है, यानी कि लेसी अपनी बुक्स में किस तरीके से इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन की जो डिटेल्स थी मैंने उसको नोट डाउन कर लिया है कि एक्स लिमिटेड है, 3 साल का हमारा टाइम पीरियड है, ये हमारा लीज रेंटल पेमेंट्स है और ये हमारा एस्टिमेटेड आउटपुट है। क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि एक्स लिमिटेड अपनी बुक्स में जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करेगा, तो मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है इन दी बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। सो दिस इज़ द फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। तो देखिए सबसे पहली एंट्री क्या होती है, अभी मैंने बताया था कि जब आप रेंट पे करते हैं तो रेंट क्या होता है, एक एक्सपेंस है। तो लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड अकाउंट, क्योंकि हम वाई को पे करेंगे तो अभी हम रेंट ड्यू की एंट्री करेंगे। तो मुझे कितना रेंट पे करना है, उसने बोला 15,000 का रेंट है पहले साल में, तो 15,000 रुपये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सर मुझे आपको 15,000 रुपये पे करना है। तो मैंने ड्यू की एंट्री कर दी 15,000 से। उसके बाद जब उसकी पेमेंट की डेट आएगी, यानी कि ड्यू डेट आ जाएगी पेमेंट करने के लिए, तो हम उसकी पेमेंट कर देंगे। तो मैंने लिख दिया कि वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि अब इस दिन मैं उसको फाइनल पेमेंट कर दूंगी। तो पहली इंस्टॉलमेंट जो है, यानी कि पहला लीज रेंटल्स जो है वो हमारा 15,000 का पे हो गया। इसके बाद हमारी थर्ड एंट्री क्या थी कि जो भी लीज रेंट अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है और हमें इसे क्लोज करना होता है बाय ट्रांसफरिंग इट टू द P&L अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, P&L अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट अकाउंट। अब देखिए लीज रेंट कितना है, यहाँ पे हमने 15,000 से अकाउंट ओपन किया था, तो मैं 15,000 यहाँ पे लिख देती हूँ। लेकिन यहाँ पे एक पंच है क्वेश्चन में, यहाँ पे जो P&L में अमाउंट जाएगा वो 15,000 रुपीज़ नहीं जाएगा। अब वो कितना जाएगा वो समझते हैं। तो देखिए अगर मैं टोटल लीज पेमेंट्स की बात करूँ तो टोटल मुझे लीज पेमेंट्स कितनी कितनी करनी है। तो पहले साल में आपने मुझे कहा 15,000 रुपये, दूसरे साल में 20,000 रुपये और तीसरे साल में 35,000 रुपये, यानी कि टोटल वो मुझसे ले रहा है 70,000 रुपीज़ वो मुझसे ले रहा है। तो 70,000 रुपये का टोटल पेमेंट करना है। सिमिलरली अगर मैं टोटल आउटपुट देखूं कि मैंने टोटल आउटपुट जो है वो मेरा कितना मुझे उस मशीन को यूज़ करके प्रोड्यूस हो सकता है, तो मैंने बोला पहले साल में आपने बोला 10,000 प्रोड्यूस होगा, दूसरे साल में आपने बोला 20,000 प्रोड्यूस होगा और तीसरे साल में आपने बोला 40,000 प्रोड्यूस होगा, यानी कि टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 70,000 प्रोड्यूस हो रहा है। तो दिस इज़ द टोटल आउटपुट जो कि आप प्रोड्यूस सोच रहे हो। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो भी टोटल लीज पेमेंट्स होती हैं हमें उसे प्रपोर्शन में करना है अपने टोटल एस्टिमेटेड आउटपुट के। तो अगर मैं अपने एस्टिमेटेड आउटपुट का प्रपोर्शन निकालूँ तो वो कितना आता है, 1:2:4, 1:2:4, दिस इज़ द एस्टिमेटेड आउटपुट का प्रपोर्शन है ना, कि 1:2:4 इज़ द प्रपोर्शन। अब हमें 70,000 को इस प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्यों करना है वो मैं भी आपको 2 मिनट में बताती हूँ। तो देखिए 70,000 रुपीज़ आप टोटल पे कर रहे हो और इनका टोटल करें तो 7 आता है, तो डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 10,000 रुपीज़। सिमिलरली 70,000 डिवाइडिंग इट बाय 7 इंटू में 2, ये आ जाएगा 20,000 रुपीज़ और यहाँ पे है 4, तो 70,000 डिवाइडिंग इट बाय 7 इंटू में 4, ये आ जाएगा 40,000 रुपीज़। सो बाय कोइंसिडेंस ये अमाउंट बिल्कुल इसके सेम आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए ये कुछ और होता, ये मान लीजिए 20,000 रुपीज़ होता, ये 40,000 रुपीज़ होता और ये 80,000 रुपीज़ होता, ठीक है, तो 1,40,000 बनता। तो यहाँ पे हम क्या करते, तो ये अमाउंट जो 70,000 है वो भी इस प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता जो कि आता है 1:2:4। तो अगेन ये वाली प्रपोर्शन आपने लेनी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है, इस वाले अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि आप टोटल लीज रेंटल्स कितना पे कर रहे हो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन प्रपोर्शन टू द आउटपुट। अब ऐसा क्यों है कि हम इसे इस प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखो ये क्या बोलता है, जब भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो आपको पता होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट पे बनता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी हमारे रेवेन्यूज़ हैं उन रेवेन्यूज़ को अर्न करने में जितना हमारा एक्सपेंस लगा है उन दोनों को मैच होना चाहिए। अगर आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट पता हो तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मुझे रेवेन्यूज़ को अर्न करने के लिए कितना एक्सपेंस लगा उन दोनों को मैच करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी इनकम कितनी हुई है। सिमिलरली मैं तो पे कर रही हूँ टोटल 70,000 रुपीज़, टोटल तो मैं 70,000 पे कर रही हूँ ना, लेकिन उस 70,000 का मुझे बेनिफिट कैसे मिल रहा है, पहले साल में 10,000, दूसरे साल में 20,000 और तीसरे साल में 40,000, यानी कि यहाँ पे जो हम 70,000 की पेमेंट भले ही हम कर रहे हैं लेकिन हमें इसको डिवाइड कैसे करना है कि हमें उससे बेनिफिट कितना मिल रहा है, यानी कि इस रेवेन्यू को
अर्न करने के लिए मेरा जो लीज पेमेंट्स होनी है वो मैच करनी पड़ेगी हमें उसके अकॉर्डिंग। तो हम क्या लिखेंगे कि सर भले ही आपने पहले साल 15,000 पे किया, दूसरे साल 20,000 पे किया, तीसरे साल 35,000 पे किया, लेकिन आपको पहले साल में आउटपुट कितना मिल रहा है 10,000 का, दूसरे साल में आउटपुट कितना मिल रहा है 20,000 का, तीसरे साल में आउटपुट कितना मिल रहा है 40,000 का। यानी कि आपने जो अपनी कॉस्ट दिखानी है वो इस तरीके से दिखानी है, ना कि इस तरीके से। ऑल्दो योर एक्चुअल पेमेंट इज़ दिस, ये आपकी एक्चुअल पेमेंट आपकी पॉकेट से जा रही है, लेकिन जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप दिखाते हो कि हमें अपने प्रोडक्ट्स को बेचने पर जो प्रॉफिट मिल रहा है, जो रेवेन्यू हमें जनरेट हो रहा है, उसको प्रॉपर कैलकुलेट करने के लिए उस रेवेन्यू से हमें उसके एक्सपेंसेस को मैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो भले ही आपकी पॉकेट से 15,000 जा रहा है, लेकिन ये 15,000 तो आपके अग्रीमेंट की वजह से जा रहा है ना। ये तो आपका अग्रीमेंट ऐसा है कि आपको पहले साल 15,000 पे करने पड़ रहे हैं, लेकिन इन 15,000 का कुछ नहीं करना। भले ही आपकी पॉकेट से 15,000 जा रहा है, लेकिन आपने जो प्रोडक्शन किया है उसको जनरेट करने के लिए आपने कितना एक्सपेंस किया है 10,000 रुपये के एक्सपेंस किया है। तो मैं यहाँ पे वही लिख दूँगी कि भले ही मेरी पॉकेट से 15,000 रुपीज़ जा रहे हैं, लेकिन मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, जितना मैच हो रहा है। तो कितना मैच हो रहा है 10,000 रुपये। तो 10,000 की प्रोडक्शन हो रही है, तो मैंने बोला कि 10,000 की प्रोडक्शन है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग जो मेरा P&L में अमाउंट जाएगा वो 10,000 ही जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि 5,000 का क्या करें। अब ये तो हमारी जेब से ज़्यादा चला गया ना, बनता था 10,000, पे कर दिया 15,000, यानी कि 5,000 क्या है हमारे लिए एसेट है। तो यहाँ पे किस नाम से आ जाएगा आपका नाम, लीज इक्विलाइजेशन अकाउंट। और ये कहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि मेरे लिए एसेट हो गई, डेबिट है ना तो एसेट हो गई, तो ये हमारे पास बैलेंस शीट में करंट एसेट में शो हो जाएगा। तो लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट कहाँ पे शो हो जाएगा, बैलेंस शीट में करंट एसेट की कैटेगरी के अंदर। सिमिलरली सेकेंड ईयर आएगा, सेकेंड ईयर में सेम ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगी हमारी। अब देखिए सेकेंड ईयर की मैंने सारी ट्रांजेक्शन्स लिख ली है, जर्नल एंट्रीज। तो लीज रेंट कितना बात हुई है, 20,000 की बात हुई है। तो मैंने कहा सर 20,000 रुपीज़ आपको पे करना है, तो मैंने ड्यू कर दिया। फिर ड्यू डेट आ जाएगी तो 20,000 पे कर दूँ, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो मैंने इसको पेमेंट कर दी इसकी 20,000 रुपीज़ की। उसके बाद आती है P&L में कितना ट्रांसफ़र करें। तो लीज रेंट तो 20,000 का ही है, तो रेंट तो आप बस क्लोज ही कर दो अपने बुक से। अब देखो मुझे प्रोडक्शन भी 20 हो रही है और आपने रेंट भी 20 ही मांगा है, तो यानी कि 20,000 के अकॉर्डिंग आपकी जो यूनिट्स प्रोडक्शन है और लीज रेंट है दोनों इक्वल है, तो इसलिए हम यहाँ पे डाल देंगे 20,000 रुपीज़। मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर देती हूँ, भले ही यहाँ पे दोनों अमाउंट इक्वल है 20,000 रुपीज़, लेकिन अगर ये लाख में भी होता तो भी कोई डिफरेंस नहीं था, तो भी आपने 20,000 ही दिखाना था, और यहाँ पे 10,000, क्योंकि ये जो यूनिट्स है ये भले ही आपकी बाय कोइंसिडेंस यहाँ पे मैच हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ इसका रेशियो लेना है। तो रेशियो अगर मैं बात करूँ तो ये 1:2:4 ही आएगा। चाहे आप जितने मर्जी यहाँ पे जीरोज़ ऐड कर लो, चाहे आप इसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपका रेशियो 1:2:4 है तो आपका जो लीज रेंटल्स पेमेंट होंगी वो इस प्रपोर्शन में ही आएंगी। तो आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन में आपने इन दोनों अमाउंट को मैच करना है कि यहाँ 15,000 है तो यहाँ 10,000 ही होगा। ये लैक्स में भी हो सकता है, करोड़ में भी हो सकता है, 100 में भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ रेशियो कैलकुलेट करना है, बाकी इस अमाउंट का कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको यूज़ करना है। ठीक है, सो दिस इज़ द सेकेंड ईयर ट्रांजेक्शन। यहाँ पे हमारा कोई भी बैलेंस जो है वो नहीं बचता, 20,000 का ही हमें बेनिफिट मिल रहा था और हमारा लीज रेंट भी हमारा 20,000 का ही हम पे कर रहे हैं। देखिए अब थर्ड ईयर की बात करते हैं। थर्ड ईयर में हमने कितने लीज रेंट की बात की थी, तो थर्ड ईयर में हमने बोला था 35,000 रुपीज़ पे करेंगे। तो 35,000 रुपीज़ पहले मैंने ड्यू कर दिया, उसके बाद ड्यू डेट पे हम उसकी पेमेंट कर देते हैं। तो हमने बोला कि ये लो वाई तुम्हारे 35,000 रुपीज़। और अब आता है P&L में ट्रांसफ़र करने की बात। तो देखिए लीज रेंट कितना है, तो रेंट तो हमारी पॉकेट से 35,000 ही जा रहा है, लेकिन जो बेनिफिट हमें मिल रहा था वो किसके अकॉर्डिंग मिल रहा था, 40,000 के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर हम 35,000 का लीज रेंट पे कर रहे हैं, लेकिन हमें बेनिफिट कितना मिल रहा है, ऐसा बेनिफिट मिल रहा है जैसे कि हमें 40,000 रुपीज़ उस बेनिफिट के लिए पे करना चाहिए था। अगर मैं अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग देखूँ तो भले ही आपकी पॉकेट से थर्ड ईयर में 35,000 रुपीज़ जा रहे हैं, लेकिन आपको उतनी प्रोडक्शन के लिए अगर आपको 40,000 भी देने पड़ते तो बेकार नहीं थे। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो P&L में है, यानी कि बेनिफिट कितना मिल रहा है, 40,000 का मिल रहा है, तो बाकी का जो 5,000 क्या हो जाएगा हमारा, लीज इक्विलाइजेशन अकाउंट। तो लीज इक्विलाइजेशन अकाउंट, तो इस क्वेश्चन में जो दोनों अकाउंट है वो बैलेंस हो गए। पहले हमने लीज इक्विलाइजेशन को डेबिट किया था, अब हमने क्रेडिट कर दिया 5,000 से,
तो दोनों अमाउंट बैलेंस हो गए हैं, तो हमारा लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट बैलेंस शीट से हट जाएगा। बट अगर क्वेश्चन कहता कि आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है, तो फर्स्ट ईयर में आपका लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट ओपन था और वो आपकी बैलेंस शीट में करंट एसेट के अंडर आप उसको शो करते। सो आई होप आपको ऑपरेटिंग लीज जो है वो क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से लेसी अपनी बुक्स में अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करता है।